हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अब जैसे कि आपका साइंस का एग्जाम इतना नज़दीक आने वाला है तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 डेज प्लान टू प्रिपेयर फॉर योर साइंस एग्जाम, कि इस तरह से आपकी तैयारी हो कि आप 95% से ज़्यादा स्कोर करें, अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए और एक एक टॉपिक आप लोग कवर करके ही अपने एग्जाम में जाएं, दैट टू विद इन टाइम, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट बर्डन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने अपना सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं साइंस की, साइंस को हमने बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड मानना है, योर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस। सीबीएसई ने हम लोगों को इसकी एक मार्किंग है वो एक सेपरेट वे में बताई हुई है। ये जो हमारा आर एनवायरमेंट चैप्टर है ये अकेला ही 5 मार्क्स का है। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से एक बार जरूर देख ले। बड़ा ही लाइट सा चैप्टर है, आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन ये आपके 5 नंबर पक्के करवा सकता है। अब कैसे टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे, जैसे ओजोन डिप्लीशन वाला हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें, ओजोन डिप्लीशन का ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में भी है। अब ये तो वो टॉपिक है जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल आप लोग इसको भी देख लेंगे। देन इकोसिस्टम की बात होगी जिसमें फूड चेन और फूड वेब वाला टॉपिक आता है। कौन सा? फूड चेन एंड फूड वेब, ये वाला टॉपिक बड़ा अच्छा है, ये वाला। इसके अलावा 10% लॉ हो गया एनर्जी वाला, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देन इसके बाद आप लोगों के वो जो पूरे इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल्स आ जाते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जो पूरा एक पिरामिड बनता है, डीकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सारा करके है ना, एक पूरा यहाँ पे पिरामिड बनता है, वो वाला टॉपिक हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे आप अच्छे से ग्रास्प कीजिए और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा, मतलब कि श्योरिटी, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं एग्जाम में आने की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स की, जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, मतलब जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है ये 25 मार्क्स की है, पूरी बायोलॉजी 25 मार्क्स की है, प्लस 5 मार्क्स का ये एनवायरमेंटल साइंस से आर एनवायरमेंट का चैप्टर। देन फिजिक्स में भी 4 चैप्टर हैं, लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट हमारे पास क्या है, द पॉइंट इज कि जो सीबीएसई है उसने हम लोगों को इसकी मार्किंग अलग से बता रखी है। जैसे लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये 12 मार्क्स के हैं। देखो कितना मतलब वेटेज रख रहे हैं ये। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर है ये 13 मार्क्स का है। तो मतलब एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, और इनकी जो हम लोगों को मार्किंग है वो मालूम है। जो लाइट ह्यूमन आई 12 मार्क्स में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला 13 मार्क्स में, तो ये भी 25 मार्क्स का जो हो गया। अब बात ये है कि हम लोगों ने स्टार्ट कैसे करना है, हम लोग कैसे कवर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री का 2nd और 3rd चैप्टर, केमिस्ट्री का 2nd और 3rd चैप्टर मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मतलब ये चैप्टर से इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं उनके आने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। देन इसके बाद हमारे पास हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर आप लोग अगर अपना टाइम पहले लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2 चैप्टर्स हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनको अच्छे से कवर करना है। देन मूव ऑन टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड देन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। असल में ये जो पहला चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हम लोगों के यूनिट टेस्ट हो गए या हम लोगों के कोई सितंबर एग्जाम हो गए, दिसंबर, उनमें बार बार आता रहता है, तो ये इस चैप्टर पे तो फिर भी हमारी ग्रिप रहती है। तो आपको मेन फोकस जो देना है सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल से देना है। आपको ये जो 2 चैप्टर्स हैं अच्छे से कर लेने हैं। 25 में से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों चैप्टर्स से नियर अबाउट 15 मार्क्स का जो पेपर है आपको आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डे वाइज हम लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर हम लोग डे 1 की, तो मैं डे 1 को D1, डे 2 को D2
और डे 3 को D3 लिख रही हूँ, ये चीज़ याद रखिएगा। तो डे 1 में आपने क्या करना है, डे 1 में आपने सबसे पहले उठाना है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कवर कर लें। आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने साथ ही कर लेना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साथ ही में आप लोगों ने क्या करना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने केमिस्ट्री के अपने 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो निकाल देने, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसके बाद हम लोग थोड़ा लाइट रखेंगे क्योंकि 2 हैवी चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ा लाइट हम लोग रखेंगे डे 1 में आर एनवायरमेंट। जब आपने आर एनवायरमेंट कर लिया, आप लोगों ने यहाँ से अपने 5 मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर लिए हैं, मतलब ये तो पक्के हो गए। इस चैप्टर को तो बस एक बार देखने की ज़रूरत पड़ती है ढंग से और यहाँ से मार्क्स तो आ ही जाते हैं। देन हम लोगों ने बायोलॉजी से भी एक चीज़ कर ली। अब बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में हम लोगों का लाइट और ह्यूमन आई वाला चैप्टर 12 मार्क्स का है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला जो चैप्टर है वो 13 मार्क्स का है। अब देखो, आप लोग ऑलरेडी दिन में 2 बड़े चैप्टर्स कर चुके हो, इसका मतलब आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है इन दोनों में निकल चुका है। अब एक छोटा चैप्टर भी कर लिया हम लोगों ने बायोलॉजी से। अब फिजिक्स में आपने क्या करने हैं, लाइट चैप्टर्स उठाने हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है इस चैप्टर में क्या रहता है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में बहुत ही मतलब कि कह लो बहुत ही इजी से टॉपिक्स आ जाते हैं। जैसे ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई हम लोगों को 7th 8th क्लास में भी आता है, हम लोगों ने पढ़ा होता, तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से हो जाएगा। जो ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को ध्यान से समझना है आप लोगों को, उनके फंक्शंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की अगर मैं बात करूं, कौन सा टॉपिक, ह्यूमन आई से मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों ही चैप्टर्स के डायग्राम्स अच्छे से करने, दोनों ही टॉपिक्स के डायग्राम्स अच्छे से करने हैं। जैसे आप लोगों की बुक में, एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन आई का डायग्राम, देन मायोपिक आई का डायग्राम, और करेक्शन जब उसके सामने लेंस लगाकर उसको करेक्ट किया जाता है डिफेक्ट को, वो वाली डायग्राम। ये 3 डायग्राम्स हैं मायोपिया के लिए भी, हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी। वो चीज़ आपको अच्छे से करनी है। एग्जाम में मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले व्हाट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये आपको पता होना चाहिए। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है। मायोपिया होती है नियर साइडनेस, हाइपरमेट्रोपिया होती है फार साइडनेस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद कैसे रखोगे, एम अब अल्फाबेटिकली याद रख लो, चाहे एम के बाद क्या आता है, एन, तो इसलिए याद रखो एम फॉर मायोपिया और एन फॉर नियर साइडनेस। तो मायोपिया का ही दूसरा नाम क्या है, नियर साइडनेस, मतलब उस पर्सन को नजदीक का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि एक बच्चा है लास्ट बेंच पे बैठा है, उसे बोर्ड पर लिखा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब उसको डिफेक्ट कौन सा है, अपनी कॉपी से अच्छे से रीड कर पा रहा है लेकिन बोर्ड पे लिखा अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा, मतलब उसको नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। नियर साइडनेस है, नियर साइडनेस है और दूर का नहीं दिख रहा, तो मतलब उसको कौन सा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया का। अब इसके रिलेटेड उन्होंने इमेजेस रे डायग्राम्स बनाने को बोल दिया, रे डायग्राम्स बना लेना, और साथ में पूछ लिया जाता है कि मायोपिया के कारण क्या है, रीजंस बताने हैं, कॉजेज बताने हैं, कॉजेज ऑफ मायोपिया, उसके बाद इसको किस लेंस के साथ करेक्ट किया जाता है, एंड सेम फॉर द हाइपरमेट्रोपिया। ये चीज होगी। इसके बाद यहाँ पे इसके जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डायग्राम, जैसे जो प्रिज्म वाला डायग्राम हो गया, जो विबग्योर निकलता है, बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रिज्म में से दिखाएंगे रिफ्रैक्शन, वी ऊपर लिखेंगे, विबग्योर स्टार्ट करने टाइम वायलेट ऊपर कर देंगे और रेड नीचे कर देंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जब भी स्पेक्ट्रम बनता है आपने वायलेट को नीचे रखना है और आर को ऊपर रखना है, जो विबग्योर है वो नीचे से शुरू होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। विबग्योर जो होगा वो नीचे से शुरू होगा। तो ये वाली जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जो डायग्राम है प्रिज्म वाली, ये बहुत अच्छी है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। जो डिस्पर्शन वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रखना। देन इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, मैं आपको दिखाती हूँ।
देखो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का प्रीव्यू है। अब ये जो डायग्राम बनी हुई है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये जो पूरी एक्टिविटी है, ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पूछा जाता है, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। ये बच्चों को आमतौर पर इसकी डेफिनेशन लिखनी नहीं आती, तो एंगल ऑफ डेविएशन को आपने अच्छे से देख लेना है। देन इसके बाद अदर टॉपिक्स आ गए, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, ये वाला बड़ा अच्छा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक आ जाता है। तो मतलब यहाँ ये जो चैप्टर है हम लोग का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, आपका आराम से अगर आप ढंग से बैठोगे ना पढ़ने के लिए तो 2 आवर्स में, मिनिमम ऑफ 2 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आप यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो डे 1 में आप लोगों ने 5 चैप्टर्स करने हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसके बाद आ गया आर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सॉरी 4 चैप्टर्स हैं। एक दिन में आप लोग ये 4 चैप्टर्स कर लो, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अपने एग्जाम्स के लिए कवर कर लिया। देन हम लोग बढ़ते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोगों ने डे 2 की तरफ जब बढ़ना है, अब देखो हम लोगों ने ह्यूमन आई वाला तो कर लिया, मतलब लाइट के साथ कनेक्शन था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैवी चैप्टर्स कर चुके थे, इसलिए हम और ज़्यादा हैवी तो कर नहीं पा रहे थे। जो हमारा डे 2 स्टार्ट होगा, डे 2 हम लोगों ने स्टार्ट करना है लाइट के साथ। डे 2 हम लोग इसके साथ स्टार्ट करेंगे, लाइट के साथ। ह्यूमन आई तुम लोगों ने डे 1 में कर लिया था पहले शाम को, और डे 2 में आप लोगों ने लाइट कर लिया। आपके 12 नंबर जो है यहाँ से पक्के हो चुके हैं। अब इसके बाद लाइट करने के बाद आप लोग मूव ऑन कीजिए इलेक्ट्रिसिटी पर। लाइट के बाद आप लोग क्या कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। लाइट के बाद आप लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा चैप्टर है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये आपका टाइम खाएगा। ये आपका टाइम कहाँ पर खाएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल्स लाइट में भी आप लोगों ने करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल करोगे तो आपका कुछ समय तो है उसमें जाएगा ही, लेकिन आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर लेना है। इलेक्ट्रिसिटी को कवर करने के इमीडिएटली बाद डे 2 में आप लोगों ने कर लेना है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी पढ़ के हटे हो, ठीक है। आपके माइंड का जो पूरा जो कह लीजिए जो एक पूरा का पूरा माइंडसेट आपको इलेक्ट्रिसिटी के सराउंडिंग में बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने के बाद अगर आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स करते हो तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर। और ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला, ये ईजी है, कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो डीसी मोटर था, जो एसी मोटर था, वो टॉपिक्स तो कट ही चुके हैं। मोटर और जनरेटर वाले जो टॉपिक्स हैं वो तो कट ही चुके हैं। बड़े बड़े जो बल्कि टॉपिक्स थे वो तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके इसमें यहाँ पे जो इंडक्शन वाला था टॉपिक वो भी नहीं रहा। तो मतलब बहुत कम टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आपके पास मेन यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स में सोलेनॉइड वाला बचा ना, डोमेस्टिक सर्किट, ये 2 बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं बचे। बड़े बड़े इन द सेंस बड़े नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। सोलेनॉइड से क्वेश्चन हो गया, डोमेस्टिक सर्किट से क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम में आएगा। अब इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ आपको गिवन है। एक्टिविटीज़ कैसी कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी। अगर एक सर्कुलर लूप है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, ठीक है। हॉर्स शू वाली आपको एक एक्टिविटी है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या रहेगा, वो चीज़ होगी। इसके अलावा जो मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस वाला टॉपिक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि बार मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती। तो मतलब ये चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म वाला, मैग्नेटिज्म या फिर कह लीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, छोटा है चैप्टर। इसको भी आप लोग बैठोगे अगर पढ़ने लगातार, मतलब मन लगा के पढ़ो, 1.5-2 घंटे में आप लोगों ने ये जो चैप्टर है वो भी खत्म कर देना है। और इस तरह से यहाँ पे आपके 13 मार्क्स जो है वो भी कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, आपने आर एनवायरनमेंट अच्छे से कर लिया, और यहाँ केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों ने निकाल लिए। अब ये डे 3 में आप लोगों की पूरी बायोलॉजी कवर हो सकती है। कैसे? लाइफ प्रोसेसेस एक बड़ा चैप्टर है, इसको आप मॉर्निंग में कवर कीजिए। डे 3 में चलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बड़ा है, इसको कवर कर लीजिए। देन इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बचा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नाम ही है चैप्टर का, लेकिन जो हम लोगों के पास टॉपिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी के हैं। इस हेरिडिटी को कवर करने के लिए आप लोगों को हार्डली आधे से पौना घंटा लगेगा, क्योंकि मेन जो इसमें टॉपिक है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट।
और एक है जेंडर डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड। वो एक टॉपिक हो तो बड़ा आसान सा टॉपिक है, 5 मिनट भी नहीं लगने उसको, लेकिन जो मेन यहाँ पे टॉपिक है वो मेंडल एक्सपेरिमेंट है, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन है। वंस यू आर डन विद इट आपका ये चैप्टर हो गया। लाइफ प्रोसेसेस में बहुत अच्छी प्रोसेसेस है, जैसे रेस्पिरेशन का टॉपिक हो गया, देन इसके बाद पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल आ गया, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, ठीक है। इसके बाद जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टोमेटा वाला टॉपिक हो गया। तो मेन टॉपिक्स को आप लोग कवर करोगे तो यस, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों ने अपने जो दिन की शुरुआत है, डे 3 की शुरुआत है लाइफ प्रोसेसेस से करनी है। उसके बाद आप लोगों को कवर कर लेना है हेरिडिटी वाला टॉपिक, बहुत ही आसानी से आपका ये कवर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मॉडरेट से चैप्टर हैं, ये भी आपके आसानी से जो है डे 3 में कवर हो जाएंगे। सो डे 3 में आप लोगों के ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब कि जो मेन टॉपिक्स, अगर मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो यहाँ से ये जो हार्मोन्स वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्मोन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही इसका मेन टॉपिक है। तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से कर लेना है, हार्मोन्स वाला टॉपिक। इसके बाद स्टिमुली वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करी हुई है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आती है। इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो तो मैंने अभी आपको करवा देना है फ्लो चार्ट बनाकर। अगर आप उस फ्लो चार्ट की हेल्प से भी करोगे तो हार्डली आपको 5 से 7 मिनट भी नहीं लगने और आपको वो सारा का सारा टॉपिक जो है वो हो जाएगा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बस वो भी 10 से 15 मिनट में, वो आप लोग वीडियोस अगर देख लोगे तो 10-15 मिनट में वो जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। देन इसके बाद जो बचा हुआ है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आपने इसको कवर करना है। तो अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में चलोगे, सिस्टमैटिक वे पर चलने के आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर कर पाओगे एंड डेफिनेटली आप 95+ स्कोर भी कर पाओगे। तो चलिए मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह से कवर करना है। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करें और बहुत ही अच्छा स्कोर करें।